नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। मैं हूं कमांडर संदीप दवे। जब आप लोग रात को सो रहे होते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा। चीन की जो सैटेलाइट्स है वो पूरे भारत की जो सीमा है उस पे नजर रखे हुए हैं। उनके जो स्पाई ड्रोन्स हैं वो 4000 किलोमीटर की जो भारत की सीमा उनके साथ तिब्बत में लगती है उस पे निगरानी कर रहे हैं। और उनके जो स्टार ISTAR एयरक्राफ्ट जो है ये पूरे भारत की जो मिलिट्री का जो मूवमेंट है उस पे नजर रखे हुए हैं। चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो वायुसेना हो और चाहे वो नौसेना हो। इसका मतलब कि उनका जो किल चेन जो है जिसकी पिछले दिनों बहुत बात चली थी वो कंप्लीट होती है हर समय। भारत का क्या? भारत इस समय गौर करेंगे अगर आप तो 2025 में भारत ने 10,000 करोड़ अलॉट किए थे भारत के स्टार सिस्टम के लिए। स्टार क्या है? स्टार है इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, टारगेट एक्विजिशन एंड रिकॉइंसेंस। तो ये जो है भारत ने 10,000 करोड़ में 3 एयरक्राफ्ट जो है उनको एक्वायर करने की सोची है। अब ये 3 एयरक्राफ्ट जो है ये कब तक आएंगे? ये आएंगे 2029 या 2030 तक। क्या आपको लगता है कि ये सही बात है? सक्षम हो जाएगा भारत ये केवल 3 एयरक्राफ्ट लेके जो कि इतने बड़े हैं? आप ये भी कह सकते हैं कि भाई हमारे पास तो एवैक्स है, तो स्टार नहीं भी है तो क्या हमारा काम तो चल रहा है? तो इन सब कुछ देखते हुए हम लोग गौर करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो स्टार एयरक्राफ्ट है और जो एवैक्स एयरक्राफ्ट है या AWC एयरक्राफ्ट जो है इनके बीच में अंतर क्या है, ये कैसे अलग है, क्या डिफरेंस है इनके बीच में। तो स्टार जैसे आपको मैंने बताया कि इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, टारगेट एक्विजिशन एंड रिकॉइंसेंस सिस्टम है। मतलब ये भारत की जो मिलिट्री है इसकी आईज एंड ईयर, नाक और कान और आंख सब कुछ ये है। जबकि जो एवैक्स होता है वो होता है एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। AWNC जो एयरक्राफ्ट होता है वो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट होता है। अब जो एवैक्स या AWNC एयरक्राफ्ट जो होते हैं ये दुश्मन के वायुयानों पे, फाइटर्स पे, लड़ाकू पे नजर रखते हैं और अपने जहाजों के ऊपर भी नजर रखते हैं और उनका तालमेल बैठाते हैं। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है अगर आप स्टार और एवैक्स या AWNC एयरक्राफ्ट को कंपेयर करेंगे तो मतलब बिल्कुल साफ है। स्टार जो है एक मल्टी डोमेन कंप्लीट बैटल पिक्चर जो है वो प्रस्तुत करता है। जबकि जो एवैक्स है या AWNC एयरक्राफ्ट जो है ये पूछता है और देखता है कि एनिमी का एयरक्राफ्ट कहाँ पे है, दुश्मन का फाइटर कहाँ पे है और मेरे फाइटर्स कहाँ पे हैं और कैसे मैं अपने फाइटर्स को उनकी तरफ डायरेक्ट करूं, ये डिफरेंस है। अब जो एवैक्स जो है इसके पास एक एयर सर्च रडार होता है जो 360 डिग्री में सर्च कर लेता है। उनके जो एयरक्राफ्ट हैं, चाहे फाइटर्स हो चाहे दूसरे एयरक्राफ्ट हो, उनको पिकअप कर सकता है। लेकिन ये ना तो एनिमी के टैंक्स को पिकअप कर सकता है, ना ही ये उनकी कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट कर सकता है, ना ही ये उनकी शिप्स एंड सबमरीन्स को देख सकता है। तो ये एक बहुत ही लिमिटेड एनवायरनमेंट में काम करता है। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो इसके पास एयर सर्च रडार होता है जिसकी रेंज जो है लगभग 350-400 किलोमीटर की होती है। इसके पास कोई भी ग्राउंड मूवमेंट टारगेट रडार नहीं होता है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरास भी नहीं होते, कोई इंफ्रारेड इमेजिंग नहीं होती है इसमें, कोई सिग्नल इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटी नहीं होती है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सपोर्ट का इसमें कोई सिस्टम नहीं होता है। जबकि जो स्टार जो होता है इसके पास एयर सर्च रेडार तो होता ही होता है, उसके साथ ही इसके पास सिंथेटिक अपर्चर रेडार भी होता है, ग्राउंड मूवमेंट को कंट्रोल करने वाला रेडार होता है। मतलब कि ये ग्राउंड पे जो व्हीकल्स हैं, टैंक्स हैं, उनको पिकअप कर सकता है अप टू 200 किलोमीटर तक। EOIR कैमरास होते हैं जो मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग कर लेते हैं। फिर सेकेंड और एलिंट सिस्टम्स इसमें होते हैं जो इंटरसेप्ट करते हैं दुश्मन का कम्युनिकेशन और उनके रडार सिग्नल्स को पिकअप करते हैं। फिर AI डेटा फ्यूजन होता है जिससे ऑटोमेटिक जो टारगेट जो होता है उसका रिकग्निशन हो जाता है और जो ऑपरेटर होता है उसके ऊपर लोड काफी कम आ जाता है। और रियल टाइम किल चेन जो कि डिटेक्ट, ट्रैक, स्ट्राइक मिनट्स में कर सकता है वो होता है इसका। तो ये एक बहुत बड़ा गैप होता है दोनों प्लेटफॉर्म्स में। अब भारत के पास जो एवैक्स है वो 3 के आसपास है और ये 2009 से एक्टिव है।
फिर हमारे पास काफ़ी सारे जो है AEW&C एयरक्राफ्ट हैं, 2015 से चल रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक भी स्टार एयरक्राफ्ट अभी तक नहीं है। तो कहानी ये है कि 2025 में जो भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, उन्होंने 10,000 करोड़ अप्रूव किए कि आप भारतीय वायुसेना जो है, ये 3 स्पाई एयरक्राफ्ट खरीद लें। अब ये जो एयरक्राफ्ट जो हैं, ये लगभग उसका बजट रखा गया था करीब $70 बिलियन डॉलर के आसपास एक एयरक्राफ्ट का। सो मतलब कि 200 से 210 के बीच में लगभग लगा लीजिए कि आपके एयरक्राफ्ट आ जाएंगे। लेकिन जो 10,000 करोड़ है, वो है करीब 1.1 बिलियन के आसपास। तो आपके पास फिर भी करीब लगभग 900 मिलियन बच गए हैं, जो कि आप उसके अंदर, जो उसका ब्रेन है विस्तार का, वो डालेंगे उसके अंदर। और ये काम होएगा सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम्स, जो DRDO के अंदर आता है, और वो करेंगे इसको, और वो जो है ये सारे सिस्टम जो है इंटीग्रेट करेंगे इन स्टार एयरक्राफ्ट के अंदर। अच्छा, मजे की बात यह है कि 2025 में दिसंबर में लगभग DRDO ने जो था फाइनलाइज कर लिया था कि बॉम्बार्डियर ग्लोबल 6500 जो है, ये फाइनल एयरक्राफ्ट है, हम इसको ही लेंगे। अच्छा, लेकिन अभी क्या हुआ है कि इस महीने मई में ही जो डसॉल्ट है वो भी कूद पड़े हैं इस रेस में। उन्होंने कहा कि हमारा जो फैल्कन 10X है, ये अल्ट्रा लॉन्ग रेंज बिजनेस जेट है, इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, इसको आप ले लीजिए। और हमने जो था गल्फ स्ट्रीम G550 जो था, उसको हमने ऑलरेडी थोड़ा सा साइड कर दिया था, क्योंकि हम जो था प्रेफर कर रहे थे वो ग्लोबल 6500। तो अगर कंपेयर करें, अगर आप देखें कि भाई बॉम्बार्डियर जो ग्लोबल 6500 है, उसकी क्या खूबियां थी, तो ये 6600 नॉटिकल माइल्स जा सकता है, इसकी रेंज है। इसकी क्रूजिंग जो स्पीड है वो 0.85 मार्क है, और ये 51,000 फीट तक जा सकता है। अच्छा, अब इससे कंपेयर करते हैं डसॉल्ट फैल्कन 10X को। ये जो है एयरक्राफ्ट, ये 7,500 नॉटिकल माइल्स तक जा सकता है। इसकी जो टॉप स्पीड है वो 0.925 मार्क है। ये वाइडेस्ट एयरक्राफ्ट है, 9 फीट 1 इंच का इसका जो कैबिन है, इसकी विड्थ है। इसका मतलब है कि काफी ज्यादा लोग जो है 19 के आसपास ऑपरेटर्स आ सकते हैं। उसमें एडवांस्ड रेडार्स, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम्स और सिक्योर कम्युनिकेशन के ज्यादा इक्विपमेंट आ सकते हैं, और बड़े इक्विपमेंट आ सकते हैं। बट बात फिर वहीं आ जाती है कि इतने साल हो गए, हमने आज तक एयरफ्रेम नहीं बनाया, क्योंकि ये सारे जो एयरफ्रेम हैं ये इंपोर्टेड होंगे, ये सारे जो एयरक्राफ्ट हैं ये इंपोर्टेड होंगे। और इसका मतलब ये हो गया कि आप फॉरेन जो वेंडर है उसके ऊपर फिर से डिपेंडेंट है। कल को आपके ऊपर सैंक्शन लगा, तो ये एयरक्राफ्ट अगर ग्राउंडेड है तो ये ग्राउंडेड ही रह जाएंगे। कंपेयर करिए इसको अगर आप चीन से, तो उन्होंने अपने सिस्टम जो है, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, चाहे उसके अंदर के सिस्टम हो, सारे खुद बना लिए हैं। आप कह सकते हैं कि चोरी किया है, रिवर्स इंजीनियरिंग की है, लेकिन उन्होंने कर लिया है। अब वो वेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है किसी भी एयरफ्रेम के लिए। फिर टाइमलाइन देखिए अगर आप, कि अब 2025 में डिसाइड हुआ था, लेकिन कुछ नहीं हुआ, 2026 हो गया है, अभी भी बातचीत चल रही है। और हम सोच रहे हैं कि 2030 तक ये उड़ के और पूरा अपना कार्यक्रम शुरू कर देंगे। तो ये टाइमलाइन भी काफी टाइट लग रही है, जिस तरह से रिकॉर्ड रहा है DRDO और उनकी जो अंडर टीम्स होती हैं उनका। फिर क्या 3 एयरक्राफ्ट सफिशिएंट होंगे कि मल्टी डोमेन इंटेलिजेंस जो है, जो भारत जैसे बड़े देश को प्रोवाइड कर देगा, कि आपने एक एयरक्राफ्ट चीन की तरफ लगा दिया, एक एयरक्राफ्ट आपने पाकिस्तान की तरफ लगा दिया, और एक एयरक्राफ्ट आपका जमीन पे है, क्योंकि वो मेंटेनेंस में है। अब टाइम क्यों महत्वपूर्ण है? टाइम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप गौर करें, भारत 2025 में इस जर्नी को शुरू करता है, और 2030 तक का एम कर रहा है। हो सकता है उसमें 2031 हो जाए, हो सकता है 2032 हो जाए। जबकि जो चीन जो है, इसको 2006, आज से 20 साल पहले शुरू कर चुका है। तो आपको क्या नहीं लगता कि हमारे बीच में ऑलमोस्ट 19 से 20 साल का गैप आ गया है, क्योंकि उन्होंने उतनी ही उसकी कैपेबिलिटीज और कैपेसिटी को इंक्रीज कर लिया है। तो हालत यह है आज कि चीन के पास 50 से भी ज्यादा स्टार एयरक्राफ्ट हैं, और भारत के पास 3 एयरक्राफ्ट आएंगे आज से 4 साल और उससे भी ज्यादा बाद। एयरक्राफ्ट जो है ये एक पार्ट है पिक्चर के, पूरी जो बड़ी जो पिक्चर है उसके। क्योंकि चीन जो है ये 30 से भी ज्यादा जो है याओगैन रिकॉइसेंस सैटेलाइट्स हैं, इनको यूज करता है।
इनके पास सिंथेटिक अपर्चर रेडार है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस कवरेज जो है वो 24/7 मिलता है, चाहे वेदर जिस तरह का भी हो, चाहे दिन हो, चाहे वो रात हो। और ये मल्टीपल जो सैटेलाइट्स हैं और विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में डेटा लिंक के द्वारा कम्युनिकेशन करते हुए कमांड सेंटर के साथ कनेक्टेड है और कंप्लीट पिक्चर उनको देती जा रही है। भारत के पास भी कार्टोसैट और रिसात सैटेलाइट्स हैं, लेकिन ये कंपेरेबल नहीं है वो सिंथेटिक अपर्चर रेडार वाली जो सैटेलाइट्स होती हैं उसके। और हमारे नंबर भी बहुत ज्यादा कम है। तो इसका मतलब ये है कि हम स्टार जो एयरक्राफ्ट हैं उसके ऊपर ही डिपेंड करने वाले हैं, चाहे कोई भी वेदर हो, चाहे वो दिन हो, चाहे वो रात हो। तो एक सिंगल फेलियर दैट मींस कि अगर वो एयरक्राफ्ट जो है फ्लाई नहीं कर पाए किसी कारण से, या फ्लाई करते हैं और वहां पे उनके ऊपर दुश्मन का अटैक हो गया और उनको रिटर्न करना पड़ गया वगैरह वगैरह, तो हमारी बैटल पिक्चर का जो कंप्लीट सीन है वो गायब हो जाए। और पिक्चर यही खत्म नहीं होती है। चीन के पास हंड्रेड्स ऑफ जो है सर्वेलेंस ड्रोन्स हैं, उसमें चाहे विंगलोंग 2 आ जाए या CH-4 आ जाए, या मतलब ये 30 से 32 घंटे इनकी एंड्योरेंस है। और ये 1500 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए EOIR कैमरा से लैस और सिंथेटिक अपर्चर रेडार को कैरी करते हुए ये पूरे स्पेक्ट्रम में आपके ऊपर नजर रखते हैं। फिर GJ-11 जो है ये एक स्टेल्थ UAV है, और ये जो है एनिमी के टेरिटरी के अंदर डीप एंट्री कर जाता है, पेनिट्रेशन कर जाता है। फिर DZK 005 है जो 40 घंटे से भी ज्यादा 2000 किलोमीटर की दूरी तक नजर रख सकता है। अब इससे कंपेयर करेंगे तो भारत के पास भी ड्रोन्स हैं, लेकिन हमारे जो मीडियम ऑल्टीट्यूड ड्रोन्स जो हैं, UAVs जो हैं, ये लिमिटेड नंबर में है और 24 घंटे नजर रखना अभी हमारी क्षमता के कुछ दूर है। अब मैं थोड़ा सा आपको एक और डराना तो नहीं चाहता, लेकिन बताना चाहता हूं क्योंकि हमारे को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि जैसे 2019 का जो चीन का एक व्हाइट पेपर था, उसमें उन्होंने कहा था हम इंटेलिजेंस वॉरफेयर की तरफ जा रहे हैं। और इंटेलिजेंसाइजेशन उनको उन्होंने नाम दिया था, ऐसे इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं होता है। तो बेसिकली ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन डेटा फ्यूजन, ऑटोमेटेड टारगेट रिकग्निशन और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स वाला ये एक इनका मॉडल है। ये बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन ये उतना ही सक्षम वर्ड है जो मैंने आपको अभी बताया। और ये 2020 से है, चीन में एक्टिव है ये कार्यक्रम। और ये AI ऑटोमेशन जो है अगर आप देखें तो ये टारगेट एक्विजिशन करता है, रिड्यूस करता है एनालिस्ट जो है उनका वर्कलोड 70% से भी कम, और प्रिडिक्ट कर लेता है कि एनिमी का मूवमेंट क्या होगा, उसका पैटर्न क्या है। तो उसके पास पूरा पैटर्न पहले से रहता है, तो आइडेंटिफाई कर लेता है कि आप इसी तरह से रिएक्ट करेंगे। और ये जो भारत के पास कैपेबिलिटी है ये लैकिंग है। स्टार जो अगर हमारे पास 2030 में 31 में जब भी आएगा, फिर भी वो बहुत ही छोटी संख्या में है। क्योंकि फिर अगर एवैक्स कैपेबिलिटीज की बात आप करें तो चीन के पास KJ-500 है जो कि 360 डिग्री AESA रेडार्स हैं उनके पास, और इस तरह के 50 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं उनके पास। जबकि जो भारत के पास जो फैल्कन एवैक्स हैं केवल 3 हैं। और तो बेसिकली हम हर कैटेगरी में इस समय लैग कर रहे हैं, क्योंकि हर समय अगर आप फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो याद रखिए कि सपोर्ट टीम, सपोर्टिंग जो एयरक्राफ्ट है वो सब भी उतनी ही महत्व रखते हैं जितने कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट रखता है। और चीन को ही यूज करते हुए पाकिस्तान, उसने भी अपनी जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटीज जो है वो काफी ज्यादा इंप्रूव कर ली है। अब उनका आप ये देखिए कि जो लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ये 4 मिलियन या 40 लाख फोन्स को इकट्ठे मॉनिटर कर सकता है। और वो चाहे अपने देश के अंदर हो, चाहे उनके जो देश के अंदर जो आतंकवादियों को जो पालते हैं उनके ऊपर नजर रखें, क्योंकि कहीं उन्हीं के ऊपर पलट के वार ना कर दे, चाहे वो सीमा के पार हो, वो नजर रखे हुए हैं। फिर पाकिस्तान के पास वेब मॉनिटरिंग सिस्टम है जो कि उन्होंने एक्वायर किया है चीन से और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज से। 20 लाख से भी ज्यादा जो है एक्टिव इंटरनेट्स को वो ब्लॉक कर सकते हैं। तो समझ लीजिए कि कितना उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है अपने देश के अंदर ही, और यही काम वो आपके ऊपर भी कर सकते हैं, आपके ऊपर भी अटैक कर सकते हैं इस तरह।
जबकि जो भारत की जो वेब मॉनिटरिंग जो सिस्टम है, ये फ्रेगमेंटेड है, ये छिन्न-भिन्न है, अलग-अलग पॉकेट्स में है और उनके अंदर कोऑर्डिनेशन बहुत कम है, जबकि पाकिस्तान का ये पूरा सिस्टम जो है कनेक्टेड है एक-दूसरे के साथ। फिर पाकिस्तान का चीन को यूज़ करते हुए उन्होंने अपनी ड्रोन कैपेसिटी, कैपेबिलिटी भी बढ़ा ली है और 24 घंटे 24/7 जो है वो सर्विलेंस करने की कैपेबिलिटी उनके पास आ गई है। फिर जो उनके वहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, आईएसआई हो गया, मिलिट्री इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क पे काम करते हैं। इसका मतलब है कि वो कंबाइन कर लेते हैं अपना जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जो सिग्नल इंटेलिजेंस है, साइबर इंटेलिजेंस है, यूएवी सर्विलेंस है और सैटेलाइट इंटेलिजेंस जो उनको चीन से मिलता है, उन सबको। दैट मीन्स एक कंबाइंड पिक्चर उनके पास होती है, जबकि भारत में इसके ऊपर अभी भी काम चल रहा है। अब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रेडार जैमिंग की तरफ गौर करेंगे तो चाइना का जो सेकंड नेटवर्क जो है ये भारत के जितना भी कम्युनिकेशन चल रहा है भारत के अंदर उसको काफी हद तक जो है वो मॉनिटर कर सकता है। जबकि भारत की जो कैपेसिटी है इसमें वो अभी लिमिटेड है। इसका मतलब ये हो गया कि भारत जो है वो चीन की सारी गतिविधियों को नहीं देख सकता है, वो हमारे लिए ट्रांसपेरेंट है, जबकि हम जो है उनके लिए ओपेक है, वो काफ़ी हद तक हमारी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं। तो फिर एक बार आपको मैं बता दूँ कि जो बॉर्डर सर्विलेंस है, ये चाइना एंटायर बॉर्डर जो है उसको मॉनिटर करता है अपने सैटेलाइट, यूएवीज़ के द्वारा, जबकि हमारे पास जो है एक लिमिटेड कवरेज है उस क्षेत्र में। फिर मैरीटाइम डोमेन में जो अवेयरनेस जो है उसमें चीन जो है उनके यूएवीज़, उनके सबमरीन्स, उनकी सैटेलाइट्स और उनकी जो आपने गौर किया होगा कि उनकी बहुत सारी स्पाई शिप्स भी जो है वो इंडियन ओशन में रहती है। तो ये जो है एक बड़ा गैप आ जाता है। हमारे पास भी ठीक है, हमारे पीएटाईज़ काफ़ी ज़्यादा सक्षम हैं और मॉनिटर करते रहते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे विस्तृत क्षेत्र जो है इंडियन ओशन का, तो वो 12 या 18 एयरक्राफ्ट उसको सही तरीके से मॉनिटर नहीं कर सकते हैं। ये एक कैपेसिटी के बाहर है। फिर जैसे आपको मैंने बताया कि उनके जो सेकंड जो है वो हमसे ज़्यादा एडवांस्ड है, वो हमारे कम्युनिकेशंस को मॉनिटर कर रहे हैं, जबकि हमारी कैपेबिलिटीज़ जो है इसमें लिमिटेड है। और फिर टारगेट एक्विजिशन जो है, वो चाइना उसको रियल टाइम में वो किल चेन तैयार कर रहा है क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया कि उनकी सैटेलाइट्स, उनके ड्रोन्स, उनके स्टार एयरक्राफ्ट सब कनेक्टेड है एक-दूसरे से और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर पे उनका गौर है और वहाँ पे हमारे पास अभी भी जो क्षमता है वो हम बिल्ड अप कर रहे हैं और अभी पूरी तरह से वो तैयार नहीं हुई है। तो आप कहेंगे कि भाई ये तो आपने बिल्कुल खत्म कर दिया, भारत तो कहीं ठहरता ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारी अपनी उपलब्धियाँ हैं, हमारी अपनी एडवांटेजेस हैं, हमारा जो क्षेत्र है जहाँ पे हैं हम, हमारे को चीन की तरह उतने नेबर नहीं हैं, उतने पड़ोसी नहीं हैं। उनके पास 14 तो उनके लैंड बॉर्डर्स पड़ते हैं और 7 के आस-पास उनके मैरीटाइम बॉर्डर पड़ते हैं, तो उनका क्षेत्र वास्ट है, वो 3 गुना से ज़्यादा वो अगर उनका क्षेत्र है, तो उनकी जो सी लेन्स हैं, वो भी 3 गुना से ज़्यादा हो जाती है। भारत को थोड़ा जल्दी करना चाहिए, आप 80s और 90s की स्पीड से नहीं चल सकते हैं, एक-एक महीना काउंट करता है। तो अगर आपने कहा है कि हम 2029-30 तक ये स्टार एयरक्राफ्ट लेके आएँगे, तो इसको लेके आइए, चाहे आर्क हो, चाहे पार्क। अगर आप को डोमेस्टिक यूएवी फ्लीट बनानी है, तो बनानी है, किसी भी तरीके से बनाइए। क्योंकि आप फॉरेन प्रोवाइडर्स पे, फॉरेन वेंडर पे डिपेंड नहीं कर सकते। आपको हेरॉन टीपी जैसे 24/7 मॉनिटर करने वाले ड्रोन्स बनाने पड़ेंगे। आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा जो हमारा सैटेलाइट सिंथेटिक अपर्चर रेडार वाली जो सैटेलाइट्स हैं उनका कॉन्स्टेलेशन को एक्सपैंड करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि रिसात 2 भी जैसी सैटेलाइट्स जो हैं ऑल वेदर रिकॉन्सेंस करें और एयरक्राफ्ट पे भारत को केवल डिपेंड नहीं करना पड़े। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा फ्यूजन पे बहुत भारत को गौर करना है और भारत के पास एक्सपर्टीज है। हमारे पास इस समय वर्ल्ड के सबसे ज्यादा अनुभवी इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट हैं दोनों क्षेत्रों में। तो हम उनको क्यों यूज नहीं कर रहे हैं? हम अभी भी फॉरेन के सॉफ्टवेयर पे क्यों डिपेंडेंट हैं? फिर सारे जो सिस्टम्स हैं उनके ऊपर मुझे पता लगा है कि
उन पे बात चल रही है, उनको कनेक्ट किया जा रहा है, लेकिन उसमें भी जल्दी की जाए, चाहे वो हमारे स्टार एयरक्राफ्ट हों, चाहे आर्मी, नेवल प्लेटफ़ॉर्म्स हों, चाहे दूसरे इंटेलिजेंस प्लेटफ़ॉर्म्स हों, उनको कंबाइंड करिए और शीघ्रता से करिए, क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा था कि ये थोड़ी-से क्षेत्र था जहाँ पे हम लैग करते थे। अगला है कि हमारा जो दूसरे देशों के साथ जो एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो जापान हो, फ्रांस हो, इज़राइल हो, उसको और घनिष्ठ बनाइए। उनके जो सिस्टम्स हैं, उनको लीवरेज करिए, उनको यूटिलाइज़ करिए अपनी क्षमता को और बढ़ाने के लिए। तो चाहे उसमें आप अगर एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं, जिसी भारत मुझे लगता है कि जहाँ तक जो 114 जो एमआरएफए एयरक्राफ्ट जो है, वो क्यों अटके हुए हैं? क्योंकि भारत इस समय कह रहा है कि आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। आप हमें जो उसके कुछ जो कोड हैं, इंटरनल कोड, जिससे कि हम अपने डेटा फ्यूज़न, अपना सिस्टम इंटीग्रेशन कर सकें, उसके ऊपर इस समय जहाँ तक मुझे लगता है मामला अटका हुआ है। फिर एक्सपैंड करिए अपनी एवैक्स एंड एडब्ल्यूएनसी एयरक्राफ्ट की फ्लीट को। 3 एवैक्स से क्या होगा? हमें कम से कम भारत जैसे बड़े देश को कम से कम 8 एवैक्स की फ्लीट चाहिए, क्योंकि आपको याद रखना है कि उसमें से कुछ एयरक्राफ्ट जो हैं अवेलेबल नहीं होंगे हर समय। तो आपको अगर 70 टू 80% अवेलेबिलिटी भी रही, तो उसी हिसाब से आपको एयरक्राफ्ट भी अवेलेबल होंगे। तो याद रखिए कि ना ये 3 स्टार एयरक्राफ्ट की बात है, ना ये 3 एवैक्स एयरक्राफ्ट की बात है। ये एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करने की बात है, एक किल चेन तैयार करने की बात है, जो कि पूरे एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर काम करे, ना कि साइलोज़ में या अपने एक क्षेत्र में काम करे। तो जी हाँ, स्टार एयरक्राफ्ट आने से हम एक एलीट क्लब में आ जाते हैं, क्योंकि यूएसए, यूके, इज़राइल, चाइना जैसे देश ही जो हैं स्टार एयरक्राफ्ट का उपयोग करते हैं, उनको यूटिलाइज़ करते हैं। तो ये एक बड़ा कदम है हमारे लिए, लेकिन कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। अगर भारत को इस क्षेत्र में, चाहे वो इंडियन ओशन हो, हिंद महासागर हो, चाहे वो और एक्सपैंड करना है, क्योंकि जैसे अगर हम जिस तरह से मेडिटेरेनियन सी जा रहे हैं और हम साउथ चाइना सी जा रहे हैं, वहाँ पे एक्सपैंड कर रहे हैं अपनी सर्विलेंस को, तो उसके लिए हमें ज़्यादा एयरक्राफ्ट चाहिए, ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म्स चाहिए और उनका इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूरी एक ग्रिड के साथ जो नेशनल लेवल पे हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारे को और बल मिलता है कि हम और अच्छे वीडियोज़, अच्छे टॉपिक्स पे आपके पास ला पाएँ। और जिस तरह से पिछले दिनों आपने हमें बताया था कि हमारे को ये टॉपिक अच्छे लगते हैं, चाहे वो जियोपॉलिटिक्स पे हो, चाहे मिलिट्री अफेयर्स पे हो, और चाहे वो मिलिट्री प्लेटफ़ॉर्म्स, इक्विपमेंट वगैरह पे हो, हमें बताइए और हम उसको कवर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।